तो हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। क्या क्या सब है वो सब टर्म हम लोग पढ़ेंगे। एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटम। एटम क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, फिर से मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। हम सबसे पहले एटम से शुरुआत करते हैं। एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी अगर एलिमेंट में आयरन लूँ, आयरन क्या एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है। अगर मैं इनको लूँ तो ये किससे बने होंगे, इसके एटम से। यानी आयरन बना होगा आयरन के एटम से, कॉपर बना होगा कॉपर के एटम से, सोडियम बना होगा सोडियम के एटम से। तो ये क्या हुआ, जो एलिमेंट का छोटा इकाई है, ये एलिमेंट है इसके छोटी इकाई जिससे ये बना होगा, उसको हम लोग एटम कहते हैं, है ना। अब एलिमेंट क्या हुआ, अब एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट वो हुए, द एलिमेंट इज ए मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स से ही मिलकर जो आके बने हुए हैं, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर जो बने हुए वो क्या है, वो एलिमेंट है। जैसे आयरन, वापस उसी एग्जांपल देखते हैं, आयरन का एटम से ही आयरन बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है, एलिमेंट है। कॉपर के एटम से ही कॉपर बना है, इसलिए ये क्या है, एलिमेंट है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी आ जाएगा और अदर चीज़ें सब आ जाएगा, ईटीसी। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें, अगर H2O क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो H2 है, अगर H2O का अगर हम लें तो एक समुद्र का पानी है ना, सी वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, कहीं का भी ले लो पानी, अलग अलग जगह का पानी, सबका कंपाउंड जो बना है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, H2O होगा, है ना। जैसे और क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। यानी ये एक कंपाउंड भी है और एक मॉलिक्यूल भी है। यानी सबसे छोटा यूनिट क्या है इसका, मॉलिक्यूल है। ठीक है, कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो कंपाउंड वो हैं जो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बना होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी एक निश्चित मात्रा में, जब भी वो जुड़ेंगे तो एक निश्चित मात्रा में जुड़ेंगे और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। हमने फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा था, वाटर की बात करें, वाटर में देखो H और O अलग अलग एटम हैं, उनसे मिलकर ये बन रहे थे, ये कंपाउंड। एक हमने क्या देखा, H2, वो क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं, क्योंकि H जो है सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब समझ में आया, ये कंपाउंड नहीं है और ये कंपाउंड है और साथ साथ में मॉलिक्यूल है। यानी मॉलिक्यूल के लिए एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ molecule is made up of same and different
काइंड्स ऑफ एटम। इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि मतलब मॉलिक्यूल क्या है, या तो सेम टाइप के एटम होंगे या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल हमने H2 का देखा, सेम काइंड है, H2O देखा, वो अलग अलग एटम से मिलकर बना है। उसी तरीके से CO2 अलग अलग तरह से एटम से मिलकर बना है, तो मॉलिक्यूल है। O2 ये भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम काइंड्स ऑफ बना है। अब इसमें बात करें कंपाउंड की, तो क्या है, कंपाउंड क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे H2O का बात करें तो H2O, H और O ऑक्सीजन है, इसका दो मास है, एक मास है, दो हाइड्रोजन है तो दो ले लिए। H2O है तो दो हाइड्रोजन है तो दो, एक हाइड्रोजन का एक मास तो दो का दो यू। ठीक है, ऑक्सीजन का 16। जब इसको कट करेंगे तो क्या 1:8 है, यानी जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो 1:8 में जुड़ेंगे तभी वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, ये कहने का मतलब। तो अब इसकी बात करें कंपाउंड की, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनेगा वही कंपाउंड है। जैसे H2O कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। अब ऑक्सीजन और H2 कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो इसको हम एक चार्ट से समझेंगे, चार्ट बना के समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे मॉलिक्यूल और एटम के बीच में डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो इसको आके हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंस पैदा हो रहा है इनके बीच में। एक टेबल बनाएंगे, टेबल से हमको आइडिया लग जाएगा। एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। एक तरफ एलिमेंट को देखेंगे कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। फिर क्या देखेंगे, उसमें एटम कौन कौन से हैं, यानी एटम कितने हैं। फिर क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल कितने हैं। फिर क्या देखेंगे, कंपाउंड कितने हैं, कंपाउंड है भी या नहीं है। ठीक है, अगर मैं पहला सबसे लिखूँ नमक ही लिखूँ NaCl। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो सोडियम एलिमेंट है और एक क्या है, क्लोरीन एलिमेंट है। ये हो गया। अब एटम कौन है, सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, यानी एटम कितने हुए, दो हो गए। मॉलिक्यूल है या नहीं, तो है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो यस कर दिए। ठीक है, कंपाउंड है तो कंपाउंड भी है तो यस कर दिए। इतना समझ में आ गया। अब मैं H2 की बात करूँ, H2 में एलिमेंट क्या है, H है। नंबर ऑफ एटम क्या है, दो है, तो दो एटम है, H के दो एटम है। मॉलिक्यूल है, यस मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है, सेम काइंड हो या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके जो कंपाउंड जो बनेंगे वो क्या है, मॉलिक्यूल कहलाएंगे। कंपाउंड का क्या डेफिनेशन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होने चाहिए, तो ये क्या है, कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। अगर वाटर की बात करें, अभी हम लोगों ने वाटर देखा, तो इसमें जो एलिमेंट कौन से, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी दो एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एटम क्या है, हाइड्रोजन के तो दो एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम है, यानी टोटल 3 एटम हुए। मॉलिक्यूल है, यस मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है, सेम काइंड हो या डिफरेंट काइंड हो, तो मॉलिक्यूल तो है। लेकिन कंपाउंड है या नहीं, यस कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर ये कंपाउंड बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, एक फार्मूला और क्या हम लोगों ने लिखा था, CO2। CO2 की बात करते, इसमें जो एलिमेंट है C और कार्बन है और ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम क्या, ऑक्सीजन के दो एटम है, कार्बन के एक एटम है, तो टोटल कितने हो गए, 3। मॉलिक्यूल है, यस मॉलिक्यूल तो है ही है। कंपाउंड है या नहीं, कंपाउंड भी है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर और डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ के बन रहे हैं। इतना समझ में आ गया। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि और क्या हो सकता है, CaCl2 ले लें, ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन है, क्लोरीन है, कैल्शियम और क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3 हो गए, क्लोरीन के 2 एटम, कैल्शियम के एक एटम। तो क्या मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो मॉलिक्यूल भी है, यस मॉलिक्यूल है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कंपाउंड है तो कंपाउंड भी है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कंपाउंड में इसको, कंपाउंड इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इसका डेफिनेशन भी समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स देख के इसका क्लियर हो गया कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। इसी में और एग्जाम्पल देखेंगे, तो एक एग्जाम्पल क्या होता है, P4, जो फॉस्फोरस होता है P4 में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह सल्फर है, वो S8, ठीक है, आठ आठ सल्फर एक साथ जुड़े होते हैं, उसमें एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर।
तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ सिंगल फॉस्फोरस ही है और इसमें सिंगल सल्फर ही है। अब नंबर ऑफ एटम क्या है, फॉस्फोरस के 4 एटम एक साथ रहते हैं, 4 एटम है, और सल्फर के कितने रह रहे हैं, 8 एटम रह रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल है या नहीं, तो मॉलिक्यूल है, यस मॉलिक्यूल है, यानी ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। इतना समझ में आ गया। अब ये कंपाउंड है या नहीं है, तो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्यों नहीं है, कंपाउंड क्यों नहीं है कि कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आके जुड़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को नोट कर लें। और एक टर्म और आता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। एक टर्म और आता है, वो टर्म क्या है, ठीक है, एक टर्म और आता है, वो टर्म क्या है, हम उसको थोड़ा सा बात करते हैं। वो टर्म क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो टर्म क्या है, एटोमोसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, और क्या फार्मूला, जिस फार्मूला की हम बात कर रहे हैं उसमें कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उसकी एटोमिसिटी चलाते हैं। जैसे S8, इसमें कितने सल्फर है, 8 है, तो इस वाले फॉर्मूले का एटोमिसिटी कितना हो गया, 8 हो गया। P4 का एटोमिसिटी कितना गया, 4 हो गया, क्योंकि इसमें 4 सल्फर के एटम है। इसी तरीके से हम एटोमिसिटी भी निकालते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं इसके। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं हमारे, 118 एलिमेंट हैं। यानी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हमारे, उसमें कितने एलिमेंट है टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 है, 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये 118 एलिमेंट से ही पूरा यूनिवर्स अभी तक बना है, और नया अभी रिसर्च में है, अगर खोजे जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में और ऐड होगा, लेकिन अभी फिलहाल 118 एलिमेंट नॉन है, ठीक है। जिसमें से कितने 92 से 94 क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, यानी नेचर में पहले ही से नेचुरली ऑकरिंग। 92 भी ऑप्शन दे सकता है, 94 भी दे सकता है, तो इसमें लगा सकते हैं, यानी नेचर में पहले से थे। अब कुछ जो लैब में बनाए गए, अब किस रिएक्शन से बनाए गए, जैसे 26 ठो एलिमेंट जो है क्या बनाए, लैब में बनाया गया, यानी सिंथेसिस किया गया लैब के अंदर। और वो किस प्रोसेस से हुआ, सिंथेसिस 2 प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा। जब यूरेनियम के न्यूक्लियर रिएक्शन किए गए, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा अलग अलग उसके टाइप्स आइसोटॉप्स निकलते गए, अलग अलग तरह के एटम्स निकलते गए, तो वो एलिमेंट का अलग अलग तरह का एलिमेंट का रूप लेते हैं। यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा हम लोगों ने क्या बनाया, 26 ऐसे एलिमेंट को बनाया जो मैन मेड है, यानी मानव ने बनाया, लैब के अंदर बनाया, नेचर में थे नहीं, लेकिन मानव ने न्यूक्लियर रिएक्शंस करके उसको बनाया। अब हम बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल कितने हैं, ठीक है, मेटलोइड कितने हैं और नॉन मेटल कितने हैं। जब हम लोग मेटल की बात करते हैं, ठीक है, तो मेटल कितने हैं, 91 मेटल है, 7 नॉन मेटलोइड्स हैं, 7 क्या है, मेटलोइड्स हैं। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल में आएंगे, ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो क्या आएंगे, नॉन मेटल में। और कितने बचते हैं, 7 1 98 हो गए, यानी 20 क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। अब हम इसी में आगे बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट मेटल के बारे में, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एट रूम टेम्परेचर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। पहला तो क्या हुआ, मरकरी,
जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 80, और तो दूसरा क्या है ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35। इतना समझ में आ गया। ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। उसमें से जो मरकरी है वो क्या है, मेटल में आते हैं, मेटल में आता है, और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल में आता है। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है, दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको हाथ पे रखे या उसको एटमॉस्फेयर में लाए तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। वो कौन कौन से एलिमेंट है, वो दो अलग एलिमेंट कौन से हैं, वो गैलियम एक तो है ना, और सीजियम है। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 और गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 31। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हाथ पे रखेंगे ना तो ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। ऐसे तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही हाथ पे रखोगे तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखने की बात है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होगा 29 डिग्री सेल्सियस, और सीजियम का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है तो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम अपने हथेली पे इनको रखेंगे, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, तो क्या होगा, फट से पिघल जाएगा। इसीलिए ये चार हम लोग को याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। कितना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। अब हम लोग थोड़ा सा सिंबल्स की तरफ भागेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल पिछला साल में पूछा गया था। जैसे टंगस्टन का पूछा गया था कि जो सिंबल जो आया था वो किस तरीके से, इसको नोट कर लिए होंगे। लोग बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। तो जो सिंबल्स देने का शुरुआत हुआ था वो डाल्टन ने किया था। ठीक है, कि एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट है उनको सिंबल कैसे देंगे। अभी तो IUPAC 100 से ज़्यादा होंगे तो उसके IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं। लेकिन जो उस टाइम रिसेंट में जब एटम एलिमेंट खोजे जा रहे थे, ठीक है, जब रिसेंट में एलिमेंट खोजे जाते थे तो उनको सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया, सजाने का काम किया। ठीक है, और वो क्या किए, जैसे कार्बन का उन्होंने क्या दिया, बोला कि C सिंबल होगा, कार्बन एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होगा, C होगा। उन्हें हाइड्रोजन के लिए क्या एक गोला कर दिया और बोला कि ये है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है उनके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग, और ये कार्बन है। फास्फोरस के लिए क्या किया, गोला किए, गोला में P लिख दिए, ये क्या हो गया, फास्फोरस है। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल दिए। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डाल्टन ने दिए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इस तरह के और भी एलिमेंट का दिया था उन्होंने, गोल्ड का भी दिया था, सिल्वर का भी दिया था, सब तरह का, सबका सिंबल दिया था। एक जैसे ये प्रेडिक्टर में ये लिखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट बर्जीलियस ने जो एटम का सिंबल देने का शुरुआत किया था। बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उनके जो इंग्लिश नाम है, जैसे हाइड्रोजन का इंग्लिश नाम क्या है, हाइड्रोजन में इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर उठा लिए, बोले कि इसको हम हाइड्रोजन का सिंबल H देंगे। अब क्लोरीन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाला जो लेटर उठा लिया, बोला कि C लिखेंगे, और उसमें से एक छोड़ के कभी कभी जो सेकंड वाला लिखेंगे वो सिंबल लिखेंगे। किसी किसी में बात का ही है, जैसे कैल्शियम में लिखते हैं तो क्या है, पहला अक्षर कैपिटल है और उसका वाला L लिए, Ca ले लिए, तो कैल्शियम। इससे समझ में आ गया। लेकिन ये तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे सोडियम की बात करें, अब सोडियम का सिंबल तो Na होता है, ये तो लिखा है SO क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि इनको कुछ लैटिन वर्ड से लिया गया है। सोडियम को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, नेट्रियम। ठीक है, तो कुछ अलग भाषाओं से भी, लैटिन भाषा से भी लिए गए कुछ एलिमेंट, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें से किसका पूछा गया था, टंगस्टन का पूछा गया, तो हो सके इस बार किसी और का पूछ लें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके एक टेबल बना के देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो इसको मिटा देते हैं कि जो लैटिन वर्ड वाले हैं उसका हम लोग टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। हम लोग पहला क्या लिखेंगे, लैटिन नेम यहाँ लिखेंगे, लैटिन वर्ड यहाँ लिखेंगे, लैटिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल नेम लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश में नेम है, फिर क्या लिखेंगे, लैटिन वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। एक हम लोग का लिस्ट तैयार हो जाएगा।
उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले कॉपर की बात करें, इसको तो कॉपर ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिंबल क्या होता है Cu, तो Cu तो नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं लैटिन वर्ड में क्यूप्रम, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग लैटिन वर्ड में क्यूप्रम। ठीक है, गोल्ड की बात करें, गोल्ड का सिंबल तो क्या होता है Au, गोल्ड का सिंबल तो Au होता है, Go नहीं होता है। लैटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं एओरम, क्या बोलते हैं ओरम। इसी तरीके से सोडियम की बात करें तो सोडियम को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिंबल क्या होता है Na, इसका क्या नाम हो गया नेट्रियम। इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम को तो हम लिखते हैं इस तरीके से, है ना, और सिंबल उसका होता है के। लैटिन वर्ड में इसका क्या भाषा है केलियम, इसको नोट करते चले जाओ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, फिर एंटीमनी की बात करते हैं। मरकरी की बात करें, मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। ठीक है, लैटिन वर्ड में किसका क्या नाम है हाइड्राजीरम। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है Sb, लेकिन लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा में क्या होता है स्टीबियम, स्टीबियम। इतना समझ में आ गया एंटीमनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर की जो सिंबल होता है क्या है सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, और इसका जो लैटिन वर्ड का नाम क्या है अर्जेंटम, क्या नाम है अर्जेंटम। इतना समझ में आ गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन का क्या है टंगस्टन का सिंबल क्या होता है W, और इसका जो लैटिन वर्ड का नाम होता है वो क्या होता है वुल्फरेम। ठीक है, वुल्फरेम। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1442 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3442 डिग्री सेल्सियस, 3442 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर इसका रहता है। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये एलिमेंट है जिनके सिंबल्स भी हैं, और लैटिन वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि लैटिन वर्ड लिख देगा, नेट्रियम लिख देगा, पूछेगा कि इसका सिंबल बताओ, है ना। हाइड्राजीरम पूछ देगा, बोलेगा इसका सिंबल, हाइड्राजीरम पूछ लेगा, बोलेगा कि उस कंपाउंड का नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर ऐसे पूछ देगा कि सोडियम जो नाम है उसका लैटिन वर्ड में कौन सा वर्ड है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, उसमें से एक टीन है, एक टीन भी होता है, टीन को यहाँ लिख देते हैं। एक एलिमेंट क्या होता है टीन, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है Sn, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं Sn। उसका जो क्या होता है नाम स्टेनम, उसका क्या नाम होता है स्टेनम। तो इस तरीके से बर्लिजियस ने इंग्लिश वर्ड के लेटर को ही ले लिया, लेकिन बोला कि पहला जो लेटर होगा क्या होगा कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग समझ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग लेटर ले रहे हैं ना, तो वो सब पहला लेटर कैपिटल ही होगा, उसके बाद सेकंड वाला स्मॉल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते ये तो क्या है कार्बन है, और मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखूँ, मैं ऑक्सीजन को छोटा लिखूँ और मैं यहाँ ऑक्सीजन को बड़ा लिखूँ, तो ये दोनों अलग अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोबाल्ट एक मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं होता है, आग जलाते हैं तो धुआं होता है ना, खांसी होने लगता है धुआं में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ये तो एक ही है और ये अलग अलग है। यानी नंबर ऑफ एटम, अगर एटम की बात करें तो इसमें एटम कितने हैं 1 है, इसमें एटम कितने हैं 2 है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट इसमें कोबाल्टी है, यानी एक एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट कितना है 2 है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, मॉलिक्यूल है या नहीं, तो मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक और एटम चाहिए ना सेम काइंड ऑफ। इन कोबाल्ट का एक और, यानी क्या होगा CO2 ऐसे होता तब,
नीचे से कोबाल्ट का दो एटम ऐसा होता तब ना बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट काइंड्स से मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है या नहीं है, कंपाउंड भी है। ये कंपाउंड है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपाउंड होने के लिए क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम भी चाहिए ना, इस तरीके से। तो ये था बर्नौलीज के। अब बात करते हैं कि एटम का जो साइज क्या होता है, साइज पे भी सवाल आते हैं, एटम का साइज क्या होता है, इस पे सवाल आते हैं एटम का साइज पे। ठीक है, हम एटम की साइज की बात करते हैं। एटम कैसा लगा, हम लोग मान के चलते हैं कि बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, साथ साथ में क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रॉन हो जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ क्या होंगे, इस तरीके से सेल होंगे, ये क्या होंगे, सेल, इस तरीके से सेल होंगे। और इसमें इस सेल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सेल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसकी साइज की बात करते हैं, यानी एटम की साइज क्या होता है, एटम, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटम का सेंटर यहाँ है और इसका आउटर मोस्ट सेल कहाँ है, ये है, यानी ये रेडियस, ये बड़ा वाला रेडियस, ये क्या है, एटॉमिक साइज है। और जब बड़ा वाला एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो इसकी साइज कितना होगा, 10⁻⁻⁹ बड़ा होगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर, मीटर होगा, यानी क्या हो गया, 1 नैनोमीटर के बराबर। या इसी को क्या बोल देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। इसका साइज कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर, उसी को क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। और 10⁻⁹ मीटर को क्या बोल देंगे, 1 नैनोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब क्या पूछता है, न्यूक्लियस का अगर साइज पूछे तो न्यूक्लियस कहाँ से है, ये एक इसका न्यूक्लियस है ना, ये उसके बाहर का सेल। तो न्यूक्लियस का अगर साइज पूछे तो यहाँ से ही है। अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हो क्लियर तो इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ से यहाँ ये छोटा वाला जो ये वाला आर है, ये वाला बड़ा वाला आर मान लेते, इसको बड़ा वाला आर है ना। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो कि इसका साइज क्या होगा, ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस का साइज है, यानी न्यूक्लियस साइज पूछे, जब न्यूक्लियस साइज पूछेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 10⁻⁻15 मीटर, यानी इसको बोलते हैं फेरी मीटर। ठीक है, फेरी मीटर, 10⁻⁻, इसको क्या बोलते हैं, फेरी मीटर। इतना समझ आ गया। अब इस एटम को, एटम जो शब्द है, एटम जो टर्म है, ठीक है, जो एटम जो टर्म उसको कौन से किन्होंने दिया, एटम के मॉडल को प्रपोज तो डाल्टन ने किया, एटम मॉडल प्रपोज्ड बाय डाल्टन। जो एटम के मॉडल को रखा था, ठीक है, वो तो प्रपोज किसने किया था, डाल्टन ने किया था। लेकिन जो टर्म एटम जो दिया था, टर्म एटम जो एटम के बारे में बोला था कि ये एटम होंगे, वो कौन थे, डेमोक्रिटस, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका नाम दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।